इंडिया में हमारे पास राइट टू एजुकेशन शिक्षा का हक है। हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पढ़ना यानी रीडिंग एक क्राइम है। एक ऐसा क्राइम जिसकी सजा जेल नहीं बल्कि कोरे यानी विप है। जहां अगर एक बच्चे के हाथ में किताब दिख जाए तो उसकी उंगलियां तोड़ दी जाती हैं। जहां दिमाग का यूज करना पाप यानी सिन माना जाता है। ये कहानी 1800s के अमेरिका की है, जहां इंसान इंसान नहीं थे, वो प्रॉपर्टी थे। उन्हें चैटल कहा जाता था, जैसे कुर्सी, मेज या गाय भैंस। लेकिन इन लाखों गुलामों के बीच एक लड़का पैदा हुआ, जिसके पास न नाम था, न बर्थडे था, न बाप का पता था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, एक भूख। खाने की भूख नहीं, जानने की भूख, हंगर टू नो। ये लड़का बड़ा होकर फ्रेडरिक डगलस बना, वो आदमी जिसने अपनी आवाज से अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को हिला दिया, जिसने गोरों को उनकी ही भाषा में हराया। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक अनपढ़ गुलाम ने दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम स्लेवरी को हैक किया। कैसे उसने समझा कि नॉलेज इज पावर सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि बेड़ियां तोड़ने की चाबी है। स्वागत है उस दिमाग के अंदर जो बॉडी से पहले माइंड को आजाद करना चाहता था। द बॉय विद नो बर्थडे, द इरेजर ऑफ आइडेंटिटी। मैरीलैंड 1818, एग्जैक्ट डेट अननाउन। फ्रेडरिक का जन्म टकाहो नाम की जगह पर हुआ, लेकिन फ्रेडरिक को ये कभी नहीं पता चला कि वो कब पैदा हुआ। वाइट बच्चों को उनका बर्थडे पता होता था, उनके लिए केक कटता था, लेकिन स्लेव्स के लिए। डगलस अपनी ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस में लिखते हैं, आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव एवर मेट अ स्लेव हु कुड टेल ऑफ हिज बर्थडे। दे सेल्डम कम नियरर टू इट दैन प्लांटिंग टाइम, हार्वेस्ट टाइम, चेरी टाइम, स्प्रिंग टाइम और फॉल टाइम। मैंने कभी किसी गुलाम को नहीं देखा जिसे अपना बर्थडे पता हो। वो सिर्फ मौसम के हिसाब से अंदाजा लगाते थे। सोचिए, सिस्टम कितना क्रूएल था। सबसे पहला हमला आइडेंटिटी पर होता था। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कितने साल के हैं, तो आप इंसान फील नहीं करते, आप एक जानवर फील करते हैं। फ्रेडरिक की माँ का नाम हैरियट बेली था। वो एक फील्ड हैंड थी, खेत में काम करने वाली। फ्रेडरिक को बचपन में ही माँ से अलग कर दिया गया। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी, माँ और बच्चे का बॉन्ड तोड़ दो ताकि वो वीक रहें। हैरियट रात को काम खत्म करके 12 मील चलकर यानी पैदल फ्रेडरिक को देखने आती थीं। वो फ्रेडरिक को सुलाती थीं और सुबह होने से पहले वापस चली जाती थीं ताकि सनराइज पर फील्ड में हो। अगर वो लेट होती तो उसे कोरों से मारा जाता। फ्रेडरिक कहते हैं, आई डू नॉट रिकलेक्ट ऑफ एवर सीइंग माई मदर बाय द लाइट ऑफ डे। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपनी माँ का चेहरा दिन की रोशनी में देखा हो। जब वो 7 साल के थे उनकी मौत हो गई। फ्रेडरिक को उनकी मौत पर उतना ही दुख हुआ जितना किसी अजनबी के मरने पर होता है। सिस्टम ने उनसे उनकी माँ छीन ली थी, उनके आंसू छीन लिए थे। और बाप? र्यूमर था कि उनका बाप उनका मास्टर यानी मालिक था, एरन एंथनी। एक वाइट आदमी जो उन पर हुक्म चलाता था, शायद वही उनका बाप था। ये स्लेवरी का सबसे घिनौना सच था। मालिक अपनी फीमेल स्लेव्स का रेप करते थे और जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें भी गुलाम बनाकर बेच देते थे। फ्रेडरिक ने बचपन में ही सीख लिया था कि यहाँ रिश्ते खून से नहीं बल्कि ओनरशिप से बनते हैं। द ग्रेट हाउस फार्म, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। फ्रेडरिक को कॉलोनल लॉयड के प्लांटेशन पर भेजा गया। इसे ग्रेट हाउस फार्म कहा जाता था। ये एक छोटा शहर था, हजारों स्लेव्स, बड़े बड़े खेत। यहाँ फ्रेडरिक ने पहली बार पावर देखी। कॉलोनल लॉयड इतना अमीर था कि वो अपने ही स्लेव्स को नहीं पहचानता था। एक बार कॉलोनल लॉयड सड़क पर एक गुलाम से मिला। लॉयड, तुम्हारा मालिक कौन है? स्लेव, कॉलोनल लॉयड। लॉयड, क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है? स्लेव, नहीं सर, वो बहुत मारता है। कुछ हफ्तों बाद उस स्लेव को बेच दिया गया, साउथ भेज दिया गया जहां स्लेवरी और भी ब्रूटल थी। सिर्फ सच बोलने की सजा। फ्रेडरिक ने यहां सर्वाइवल रूल नंबर 1 सीखा, अ स्टिल टंग मेक्स अ वाइज हेड। चुप रहने में ही भलाई है। सच बोलना मौत को दावत देना है। स्लेव्स हमेशा झूठ बोलते थे कि उनके मालिक अच्छे हैं क्योंकि दीवारों के भी कान होते थे। द सॉरो सॉन्ग्स। यहाँ फ्रेडरिक ने एक और चीज नोटिस की जो आउटसाइडर्स को कंफ्यूज करती थी। स्लेव्स खेत में काम करते वक्त गाना गाते थे, सिंगिंग। वाइट लोग कहते थे, देखो ये कितने खुश हैं, ये गाना गा रहे हैं।
डगलस लिखते हैं, स्लेव सिंग मोस्ट व्हेन दे आर मोस्ट अनहैप्पी। गुलाम तब सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जब वो गाते हैं। वो गाने खुशी के नहीं, वो आंसुओं के थे। वो गाने प्रेयर्स थीं, कैनन स्वीट कैनन यानी जन्नत। डगलस कहते हैं कि अगर कोई स्लेवरी की नफरत को समझना चाहता है तो वो कॉलोनल लॉयड के खेत में जाकर वो गाने सुने। उन गानों में एक सोल थी जो टूट चुकी थी लेकिन मरी नहीं थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये उन लोकगीतों जैसा है जो गरीब किसान गाते हैं, जिनमें दर्द छुपा होता है। द सिटी ऑफ प्रॉमिस, बाल्टिमोर। जब फ्रेडरिक 7-8 साल के हुए, उनकी किस्मत बदल गई। उन्हें बाल्टिमोर शहर भेजा गया। उनके नए मालिक ह्यू ऑल्ड और उनकी पत्नी सोफिया ऑल्ड थीं। प्लांटेशन से शहर आना फ्रेडरिक के लिए ऐसा था जैसे नर्क से स्वर्ग आना। बाल्टिमोर में स्लेव्स के पास थोड़ी आज़ादी थी। वहाँ कपड़े अच्छे मिलते थे, खाना अच्छा मिलता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सोफिया ऑल्ड थीं। सोफिया ने कभी स्लेव्स नहीं रखे थे। वो एक काइंड यानी दयालु औरत थीं। जब फ्रेडरिक उनके घर आए तो सोफिया ने उन्हें इंसान की तरह ट्रीट किया। वो फ्रेडरिक की आंखों में देखती थी। फ्रेडरिक कहते हैं, हर फेस वॉज मेड ऑफ हेवनली स्माइल्स। एक दिन सोफिया बाइबल पढ़ रही थी। फ्रेडरिक ने पूछा कि ये क्या है। सोफिया ने फ्रेडरिक को ABC यानी अल्फ़ाबेट सिखाना शुरू किया। फ्रेडरिक का दिमाग जो अंधेरे में था, अचानक रोशनी देखने लगा। उसे समझ आने लगा कि इन काले अक्षरों में आवाज़ें छुपी हैं। वो जल्दी सीख रहा था। वो 3-4 लेटर्स के वर्ड्स पढ़ने लगा था। लेकिन एक दिन ह्यू ऑल्ट घर आया। उसने देखा कि सोफिया फ्रेडरिक को पढ़ा रही है। ह्यू गुस्से में पागल हो गया। उसने सोफिया को डांटा और वो लाइन बोली जिसने फ्रेडरिक की जिंदगी बदल दी। ह्यू ऑल्ट ने कहा, इफ यू टीच दैट निगर टू रीड, देयर वुड बी नो कीपिंग हिम। इट वुड फॉरएवर अनफिट हिम टू बी अ स्लेव। ही वुड एट वंस बिकम अनमैनेजेबल एंड ऑफ नो वैल्यू टू हिज मास्टर। अगर तुमने इस काले लड़के को पढ़ना सिखा दिया तो हम इसे कभी काबू नहीं कर पाएंगे। ये गुलाम बनने के लायक नहीं रहेगा। ये बेकाबू हो जाएगा और अपने मालिक के किसी काम का नहीं रहेगा। फ्रेडरिक वहां खड़े सुन रहे थे। ह्यू ऑल्ट को लगा वो फ्रेडरिक को डरा रहा है, लेकिन असल में ह्यू ऑल्ट ने फ्रेडरिक को सीक्रेट की दे दी। फ्रेडरिक ने सोचा, अच्छा तो ये राज है। वाइट लोग हम पर इसलिए राज करते हैं क्योंकि वो पढ़ सकते हैं और हम नहीं। अगर पढ़ना मुझे अनफिट फॉर स्लेवरी यानी गुलामी के नालायक बना देगा तो मैं यही करूंगा। उस दिन फ्रेडरिक ने डिसाइड किया, आई विल लर्न टू रीड। ह्यू ऑल्ट का विरोध ही फ्रेडरिक की प्रेरणा बन गया। डगलस कहते हैं, वॉट एवर ही मोस्ट ड्रेडेड दैट आई मोस्ट डिजायर्ड, वॉट ही लव्ड दैट आई मोस्ट हेटेड। जो चीज वो नहीं चाहता मैं करूं, वही मैं सबसे ज्यादा करना चाहता था। द ब्रेड फॉर नॉलेज, स्ट्रीट एजुकेशन। अब सोफिया बदल गई थी। पति की डांट के बाद वो स्ट्रिक्ट हो गई। अगर वो फ्रेडरिक को न्यूज़पेपर के साथ देखती तो वो छीन लेती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। फ्रेडरिक के अंदर का शेर जाग चुका था। फ्रेडरिक ने एक नया तरीका निकाला। वो घर से ब्रेड चुराता था और सड़क पर जो गरीब वाइट लड़के खेलते थे उनके पास जाता था। वो वाइट लड़के गरीब थे, भूखे थे, लेकिन वो स्कूल जाते थे। फ्रेडरिक उन्हें ब्रेड देता था और कहता, मुझे पढ़ना सिखाओ। सोचिए, एक गुलाम एक वाइट लड़के को खाना दे रहा है ताकि वो उसे ज्ञान दे। इस ब्रेड फॉर नॉलेज बार्टर सिस्टम से फ्रेडरिक ने पढ़ना सीखा। उन्होंने शब्दों को दीवारों पर लिखा, जमीन पर लिखा। जहां भी मौका मिलता वो कॉपी करते। वेबस्टर्स स्पेलिंग बुक उनकी बाइबल बन गई। 12 साल की उम्र तक फ्रेडरिक डगलस पढ़ना सीख चुके थे। लेकिन पढ़ने के साथ एक श्राप यानी कर्स भी आया। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। अब वो समझ सकते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। उन्हें पता चला कि अबॉलिशनिस्ट्स यानी वो लोग जो स्लेवरी खत्म करना चाहते हैं, वो नॉर्थ में मूवमेंट चला रहे हैं। पहले वो इग्नोरेंट थे तो खुश थे, अब वो नॉलेजेबल थे तो दुखी थे। डगलस लिखते हैं, आई वुड एट टाइम्स फील दैट लर्निंग टू रीड हैड बीन अ कर्स रादर दैन अ ब्लेसिंग। इट ओपन माई आईज टू द पिट बट टू नो लैडर अपॉन विच टू गेट आउट। यानी पढ़ाई ने मेरी आंखें खोल दी थी कि मैं गड्ढे में हूं, लेकिन ये नहीं बताया कि बाहर कैसे निकलूं। इससे उन्हें डिप्रेशन होने लगा। वो चिल्लाते थे, वाई एम आई अ स्लेव। द कोलंबियन ओरेटर, द बुक दैट चेंज्ड हिस्ट्री। इसी दौरान फ्रेडरिक के हाथ एक किताब लगी, द कोलंबियन ओरेटर। ये किताब स्कूल के बच्चों को स्पीच और डिबेट सिखाने के लिए थी। इसमें एक डायलॉग था, एक मालिक और गुलाम के बीच। गुलाम अपने मालिक को लॉजिक और रीजन से हराता है और कन्विंस करता है कि स्लेवरी गलत है। एंड में मालिक उसे आजाद कर देता है। फ्रेडरिक ने इस डायलॉग को हजारों बार पढ़ा। उन्होंने शेरिडन की स्पीचेस पढ़ी जो कैथलिक एमेंसिपेशन पर थी। उन्होंने ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट समझा। उन्होंने समझा कि फ्रीडम भगवान का दिया हुआ हक है, किसी मालिक का दिया हुआ गिफ्ट नहीं। ये किताब उनका पॉलिटिकल अवेकनिंग थी। अब फ्रेडरिक
सिर्फ भागना नहीं चाहते थे, वो बोलना चाहते थे, वो लड़ना चाहते थे शब्दों से। लेकिन किस्मत ने एक और यू टर्न लिया। फ्रेडरिक को वापस प्लांटेशन भेजा गया। उनके नए मालिक टॉमस ऑल्ड को लगा कि फ्रेडरिक बिगड़ गया है, मतलब वो स्मार्ट हो गया है। उन्होंने कहा इस लड़के को सीधा करना पड़ेगा, और सीधा करने के लिए उन्होंने फ्रेडरिक को भेजा एडवर्ड कोवी के पास। एडवर्ड कोवी एक गरीब किसान था जिसे द नीग्रो ब्रेकर या कालों को तोड़ने वाला कहा जाता था। लोग अपने बिगड़े हुए यानी रिबेलियस स्लेव्स को कोवी के पास भेजते थे 1 साल के लिए। कोवी उन्हें इतना मारता था, इतना काम कराता था कि उनकी स्पिरिट टूट जाए और वो जानवर बन जाएं। द स्नेक, एडवर्ड कोवी। जनवरी 1, 1833। फ्रेडरिक डगलस जो अब 16 साल के थे एडवर्ड कोवी के फार्म पर पहुंचे। कोवी एक शैतान था। वो खेत में सांप की तरह रेंगता था ताकि स्लेव्स को पता न चले कि वो आ रहा है। वो अचानक झाड़ियों से निकलता और कोरों से मारना शुरू कर देता। पहले 6 महीने में कोवी ने फ्रेडरिक को तोड़ दिया। फ्रेडरिक लिखते हैं, आई वॉज ब्रोकन इन बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। माई नेचुरल इलास्टिसिटी वॉज क्रश्ड, माई इंटेलेक्ट लैंग्वेज्ड, द डिस्पोजिशन टू रीड डिपार्टेड, द चीयरफुल स्पार्क दैट लिंगर्ड अबाउट माई आई डाइड। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि सब टूट गया। पढ़ने का शौक मर गया। मेरी आंखों की चमक खत्म हो गई। फ्रेडरिक अब सिर्फ एक जानवर थे। सुबह उठना, काम करना, मार खाना, सोना। संडे को वो चेसापीक बे के किनारे बैठते थे और समुद्र में सफेद जहाजों को देखते थे। वो शिप्स आजाद थे। फ्रेडरिक उन शिप्स से बात करते थे, तुम आजाद हो, मैं गुलाम हूँ। तुम हवा के साथ उड़ रहे हो, मैं जमीन में धंसा हूँ। ओ गॉड, मुझे बचा लो। ये फ्रेडरिक की लाइफ का डार्केस्ट आवर था। ऐसा लग रहा था कि ह्यू ऑल्ट सही था। पढ़ाई ने उसे दुखी कर दिया था और कोवी ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन इंसान की स्पिरिट को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अगस्त 1833 में एक दिन कोवी ने फ्रेडरिक को मारना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार फ्रेडरिक ने हाथ जोड़ने के बजाय मुट्ठी बंद कर ली। क्या हुआ उस दिन खेत में? कैसे एक 16 साल के लड़के ने नीग्रो ब्रेकर का सामना किया, और वो लड़ाई जिसने फ्रेडरिक को गुलाम से मर्द बना दिया। इंडिया में हम अक्सर सुनते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन अगस्त 1833 में फ्रेडरिक डगलस को लगा कि भगवान उन्हें भूल गए हैं। वो एडवर्ड कोवी द नीग्रो ब्रेकर के फार्म पर 6 महीने से थे। उनकी पीठ पर कोरों के निशान थे। उनका दिमाग सुन्न हो चुका था। एक दिन गर्मी में गेहूं फैन करते वक्त फ्रेडरिक बेहोश हो गए। कोवी ने उन्हें लात मारी और कहा, उठो, काम करो। फ्रेडरिक उठ नहीं पाए। कोवी ने उन्हें लोहे के डंडे से मारा। खून बहने लगा। फ्रेडरिक वहां से भागे। वो जंगल में छुपे रहे। वो अपने असली मालिक मास्टर टॉमस के पास गए और कहा, मुझे बचा लो, ये आदमी मुझे मार देगा। मास्टर टॉमस ने कहा, वापस जाओ, वरना मैं खुद तुम्हें मारूंगा। तुम्हारा साल अभी खत्म नहीं हुआ है। फ्रेडरिक वापस कोवी के फार्म पर आए। संडे का दिन था। कोवी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मंडे सुबह जैसे ही फ्रेडरिक स्टेबल में घोड़े को खाना दे रहे थे, कोवी ने पीछे से हमला किया। उसने फ्रेडरिक के पैरों में रस्सी बांधने की कोशिश की। कोवी चाहता था कि वो फ्रेडरिक को बांधकर इतना मारे कि वो हमेशा के लिए टूट जाए, लेकिन उस पल कुछ अजीब हुआ। फ्रेडरिक के अंदर का डर गायब हो गया। उन्होंने कोवी का गला पकड़ लिया। एक 16 साल का गुलाम अपने मालिक का गला दबा रहा था। ये मौत थी। अगर पकड़े जाते तो फांसी पक्की थी, लेकिन फ्रेडरिक ने छोड़ा नहीं। कोवी ने चिल्लाया, मदद मांगी। 2 घंटे तक, हाँ 2 घंटे तक वो दोनों जानवरों की तरह लड़ते रहे। फ्रेडरिक ने कोवी को जमीन पर पटक दिया। उन्होंने कोवी की आंखों में देखकर कहा, आज के बाद तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। और हैरानी की बात ये थी, कोवी ने पुलिस नहीं बुलाई। उसने किसी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर वो बताता कि एक 16 साल के लड़के ने उसे पीटा है, तो उसकी नीग्रो ब्रेकर की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती। उस दिन के बाद कोवी ने फ्रेडरिक को कभी नहीं मारा। फ्रेडरिक डगलस लिखते हैं, यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव, यू शैल सी हाउ अ स्लेव वॉज मेड अ मैन। तुमने देखा कैसे एक मर्द को गुलाम बनाया गया, अब देखो कैसे एक गुलाम वापस मर्द बना। ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये आत्मा की आजादी थी। द सैबथ स्कूल, द टीचर। 1834 में फ्रेडरिक को कोवी के पास से हटाकर विलियम फ्रीलैंड के पास भेजा गया। फ्रीलैंड कोवी जैसा नहीं था, वो शांत था, लेकिन फ्रेडरिक अब रुकने वाले नहीं थे। उनके पास विद्या थी, नॉलेज था, और वो उसे बांटना चाहते थे। उन्होंने छुपाकर एक सैबथ स्कूल शुरू किया। हर संडे पेड़ के नीचे फ्रेडरिक अपने साथियों को पढ़ना सिखाते थे। सोचिए, एक गुलाम दूसरे गुलामों को एबीसी सिखा रहा है। अगर पकड़े जाते तो सबको 39 लैशेज यानी कोरो पढ़ते, लेकिन उनकी क्लास में 40 से ज्यादा लोग आते थे। वो लोग आजादी शब्द पढ़ना सीख रहे थे। फ्रेडरिक उन्हें बाइबल पढ़ाते थे, लेकिन वो वाली बाइबल नहीं जो मालिक पढ़ाते थे, सर्वेंट्स ओबे योर मास्टर्स। वो एक्सोडस पढ़ाते थे, लेट माई पीपल गो। फ्रेडरिक उन्हें दिमागी आजादी दे रहे थे। डगलस कहते हैं, देयर माइंड्स हैड बीन स्टार्व्ड बाय देयर क्रूअल मास्टर्स, दे हैड बीन शट अप इन मेंटल डार्कनेस। आई टॉट देम बिकॉज इट वाज द डिलाइट ऑफ माई सोल टू बी डूइंग समथिंग दैट लुक्ड लाइक बेटरिंग द कंडीशन ऑफ माई रेस। द बिट्रेयल, फर्स्ट एस्केप अटेम्प्ट। 1836 आ गया। फ्रेडरिक अब 18 साल के थे। उन्होंने डिसाइड किया अब भागने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने 5 दोस्तों के साथ प्लान बनाया। प्लान ये था कि ईस्टर की छुट्टियों में वो एक कनू यानी नाव चुराएंगे, चेसापीक बे पार करेंगे और नॉर्थ भाग जाएंगे। फ्रेडरिक ने सबके लिए नकली पासेस यानी परमिशन लेटर्स लिखे, क्योंकि वो लिखना जानते थे। पास में लिखा था, ये स्लेव्स बाल्टीमोर जा रहे हैं छुट्टी मनाने, साइंड विलियम फ्रीलैंड। जिस दिन भागना था उस सुबह फ्रेडरिक को एक अजीब सी फीलिंग आई। उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक दोस्त सैंडी जेंकिंस ने कहा, हमें किसी ने धोखा दे दिया है। कुछ ही देर में चारों तरफ से घोड़ों की आवाजें आई। कांस्टेबल्स आ गए, बंदूकें और रस्सियां लेकर। उन्होंने फ्रेडरिक और उनके साथियों को बांध दिया। उन्होंने फ्रेडरिक के पास पासेस ढूंढने की कोशिश की। फ्रेडरिक ने चालाकी से अपना पास आग में फेंक दिया। उन्हें ईस्टर्न जेल में डाल दिया गया। उन्हें लगा अब उन्हें बेच दिया जाएगा डीप साउथ यानी अलाबामा या मिसिसिपी में, जहां कॉटन फील्ड्स में मौत पक्की थी। फ्रेडरिक जेल में अकेले थे। उनके साथी रिलीज हो गए। वो सोच रहे थे, क्या मेरा अंत यही है? लेकिन किस्मत को कुछ
और मंजूर था। उनके पुराने मालिक ह्यू ऑल्ड ने उन्हें वापस बॉल्टिमोर बुला लिया। क्यों? क्योंकि वो फ्रेडरिक को बेचना नहीं चाहते थे, वो उनसे पैसा कमाना चाहते थे। द काउलकर, इकोनॉमिक स्लेवरी। फ्रेडरिक वापस बॉल्टिमोर आ गए। ह्यू ऑल्ड ने उन्हें शिपयार्ड में काम पर लगा दिया। फ्रेडरिक ने काउल्किंग सीख ली, जहाज के तख्तों के बीच में तार भरना ताकि पानी ना घुसे। ये एक हुनर था। फ्रेडरिक जल्दी ही एक्सपर्ट हो गए। वो दिन भर मेहनत करते, हैवी हैमर्स उठाते। हफ्ते के अंत में उन्हें 6 से 9 डॉलर मिलते थे, आज के हिसाब से अच्छी रकम। लेकिन जैसे ही वो पैसे लेकर घर पहुंचते, ह्यू ऑल्ड उनका इंतजार कर रहा होता। फ्रेडरिक को वो सारे पैसे ह्यू ऑल्ड के हाथ में रखने पड़ते थे। बदले में ह्यू ऑल्ड उन्हें 6 सेंट्स देता था। फ्रेडरिक लिखते हैं, आई वॉज टू बी द स्लेव ऑफ माई मास्टर, नॉट बिकॉज ही हैड अर्नड इट, नॉट बिकॉज ही हैड एनी राइट टू इट, बट बिकॉज ही हैड द पावर टू कंपेल मी टू गिव इट अप। मैं उसका गुलाम था, इसलिए नहीं कि उसने मेहनत की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास ताकत थी मुझे मजबूर करने की। ये इकोनॉमिक स्लेवरी थी। फ्रेडरिक का शरीर काम कर रहा था, लेकिन प्रॉफिट कोई और खा रहा था। इसने फ्रेडरिक के गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने सोचा, मैं कब तक दूसरों के लिए कमाऊंगा। इसी शिपयार्ड में फ्रेडरिक को व्हाइट वर्कर्स से भी लड़ना पड़ा। व्हाइट वर्कर्स को लगता था कि ब्लैक स्लेव्स उनकी नौकरी खा रहे हैं। एक दिन 4 व्हाइट वर्कर्स ने फ्रेडरिक पर हमला किया। ईंट और हथौड़े से फ्रेडरिक की आंख ऑलमोस्ट फूट गई थी। वो खून में लथपथ घर भागे। ह्यू ऑल्ड ने पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा, कोई वाइट गवाह है? नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कानून साफ था, अ स्लेव कैन नॉट टेस्टिफाई अगेंस्ट अ वाइट मैन। द नॉर्थ स्टार, द एस्केप। सितंबर 3, 1838। फ्रेडरिक अब 20 साल के थे। उन्होंने डिसाइड किया, या तो आजादी या मौत। उन्होंने एक डेयरिंग प्लान बनाया। जंगल या नाव से भागने के बजाय वो ट्रेन से भागेंगे, दिन के उजाले में, सबकी नाक के नीचे से। लेकिन ट्रेन में टिकट चेकर होते थे जो फ्री पेपर्स मांगते थे। फ्रेडरिक के पास पेपर्स नहीं थे, लेकिन उनके पास एक दोस्त था, एक फ्री ब्लैक सेलर। उसने फ्रेडरिक को अपना सीमैन्स प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट उधार दिया। ये सर्टिफिकेट अमेरिकन ईगल के स्टैंप वाला था। प्रॉब्लम ये थी, सर्टिफिकेट पर लिखा डिस्क्रिप्शन फ्रेडरिक से मैच नहीं करता था। अगर चेकर ने ध्यान से देखा तो पकड़े जाएंगे। फ्रेडरिक ने एक सेलर के कपड़े पहने, लाल शर्ट, टारपोलिन हैट और काला स्कार्फ। वो ट्रेन में चढ़ गए। वो नीग्रो कार अलग डिब्बे में बैठे। ट्रेन चली। फ्रेडरिक का दिल तेजी से धड़क रहा था। कंडक्टर आया, पेपर्स। फ्रेडरिक ने वो सर्टिफिकेट दिखाया। कंडक्टर ने ऊपर से नीचे देखा, अमेरिकन ईगल स्टैंप देखा। उसने कहा, ऑल राइट, और आगे बढ़ गया। फ्रेडरिक ने सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रास्ते में ट्रेन में कई लोग चढ़े जो फ्रेडरिक को जानते थे। एक जर्मन ब्लैकस्मिथ ने उन्हें घूरा, लेकिन कुछ बोला नहीं। एक दूसरी ट्रेन में स्टीम बोट क्रॉसिंग के बाद फ्रेडरिक ने देखा कि सामने वाली सीट पर कैप्टन मकगाउन बैठा है, जो उनके मालिक का पड़ोसी था। अगर वो पलट कर देखता तो फ्रेडरिक पकड़े जाते। फ्रेडरिक खिड़की से बाहर देखते रहे, दुआ करते हुए। 24 घंटे का सफर, ट्रेन, स्टीम बोट ट्रेन, मैरीलैंड से डेलावेयर, डेलावेयर से पेंसिल्वेनिया। आखिरकार ट्रेन न्यूयॉर्क सिटी पहुंची। फ्रेडरिक प्लेटफॉर्म पर उतरे। यहाँ कोई स्लेव कैचर नहीं था, कोई मालिक नहीं था। उन्होंने हवा में सांस ली। वो लिखते हैं, आई फेल्ट एज वन माइट फील अपॉन एस्केपिंग फ्रॉम अ डेन ऑफ हंग्री लायंस। मुझे वैसा लगा जैसे कोई भूखे शेरों की गुफा से बचकर निकला हो। वो अब फ्रेडरिक बेली नहीं थे, वो एक आज़ाद इंसान थे। लेकिन न्यूयॉर्क भी सेफ नहीं था। वहाँ स्लेव कैचर्स घूमते थे जो भगौड़े स्लेव्स को पकड़कर वापस साउथ भेजते थे इनाम के लिए। बिकमिंग डगलस, द नेम। फ्रेडरिक को डेविड रिगलिस ने सहारा दिया। रिगलिस ने कहा, न्यूयॉर्क सेफ नहीं है, तुम न्यू बेडफोर्ड मैसाचुसेट्स चले जाओ, वहाँ शिपयार्ड्स हैं, तुम काम कर सकोगे। भागने से पहले फ्रेडरिक ने अपनी फियांसे एना मरे को बुला लिया। एना एक फ्री ब्लैक वुमन थी। उन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स फ्रेडरिक को भागने के लिए दी थी। दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी की। फिर वो न्यू बेडफोर्ड गए। वहाँ उन्हें एक नया नाम चाहिए था ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। फ्रेडरिक ने अपने होस्ट मिस्टर जॉनसन से पूछा। जॉनसन उस वक्त लेडी ऑफ द लेक वॉल्टर स्कॉट की पोएम पढ़ रहे थे। उसमें एक हीरो था, डगलस। जॉनसन ने कहा, तुम्हारा नाम डगलस रख देते हैं। फ्रेडरिक ने हाँ कहा, और इस तरह फ्रेडरिक डगलस का जन्म हुआ। अब फ्रेडरिक आजाद थे। उनके पास पत्नी थी, नाम था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। वो न्यू बेडफोर्ड के डॉक्स पर काम करने लगे। कोयला उठाना, तेल के पीपे लुढ़काना, जहाज साफ करना। वो दिन भर काम करते और रात को पढ़ते। वो लिबरेटर न्यूज़पेपर पढ़ते थे। इस न्यूज़पेपर को विलियम लॉयड गैरिसन चलाते थे, अमेरिका के सबसे बड़े अबॉलिशनिस्ट। फ्रेडरिक उनके शब्दों से आग महसूस करते थे। उन्हें लगा, मैं अकेला नहीं हूं, एक पूरी फौज है जो स्लेवरी के खिलाफ लड़ रही है। द वॉइस, 1841, द स्पीच, अगस्त 1841, नैंटिकेट आइलैंड। एक एंटी स्लेवरी कन्वेंशन हो रहा था। विलियम सी कॉफिन नाम के एक आदमी ने फ्रेडरिक को भीड़ में देखा। उसने फ्रेडरिक को स्टेज पर बुलाया। क्या तुम अपनी कहानी बताओगे? फ्रेडरिक डर गए। वो प्लांटेशन से भागे हुए गुलाम थे। उन्होंने कभी 500 सफेद लोगों के सामने बात नहीं की थी। उनके पैर कांप रहे थे, गला सूख रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनका डर गायब हो गया। उनके अंदर वो कोवी वाला गुस्सा वापस आ गया। उन्होंने स्लेवरी की सच्चाई बताई, माँ से अलग होना, कोरों की मार, भूख, ठंड। उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी, उन्होंने गवाही दी, टेस्टिमनी दी। जब वो शांत हुए तो पूरा हॉल सन्न था, लोग रो रहे थे। विलियम गैरिसन स्टेज पर कूद गए। उन्होंने भीड़ से पूछा, हैव वी बीन लिसनिंग टू अ थिंग, अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी और अ मैन? क्या हम किसी चीज को सुन रहे थे, एक इंसान को? भीड़ ने चिल्लाया, अ मैन, अ मैन। गैरिसन ने पूछा, शैल वी अलाउ हिम टू बी कैरिड बैक इनटू स्लेवरी? भीड़ ने चिल्लाया, नो। उस रात फ्रेडरिक डगलस को
को एक नई नौकरी मिली, अब वो कोयला नहीं उठाएंगे, अब वो लेक्चरर बनेंगे। एंटी स्लेवरी सोसाइटी ने उन्हें हायर कर लिया। उनका काम था शहर शहर जाना और अपनी कहानी सुनाना, लेकिन ये काम आसान नहीं था। लोग उन पर अंडे फेंकते थे, पत्थर मारते थे। लोग कहते थे ये झूठ बोल रहा है, ये गुलाम हो ही नहीं सकता, ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इतना स्मार्ट है, ये कोई इम्पोस्टर बहरूपिया है। इस इम्पोस्टर सिंड्रोम को तोड़ने के लिए फ्रेडरिक ने वो किया जो किसी भागे हुए गुलाम ने करने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का फैसला किया, अपने असली नाम, अपने असली मालिक के नाम के साथ। ये किताब कोई लिटरेचर नहीं थी, ये एक कन्फेशन थी, ये एक वांटेड पोस्टर था जो उन्होंने खुद अपने लिए बनाया था। किताब छपते ही बेस्ट सेलर बन गई, 11,000 कॉपीज बिक गई। पूरा अमेरिका फ्रेडरिक डगलस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इस फेम के साथ मौत भी दरवाजे पर आ गई। ह्यू ऑल्ड ने किताब पढ़ी, उसने कहा, अच्छा तो ये यहाँ है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को वापस लाने आ रहा हूँ। फ्रेडरिक के दोस्तों गैरिसन ने कहा, तुम्हें अमेरिका छोड़ना होगा अभी इसी वक्त। रातों रात फ्रेडरिक डगलस को एक जहाज पर बिठाया गया, डेस्टिनेशन इंग्लैंड, ब्रिटेन। एक बार फिर वो भाग रहे थे, लेकिन इस बार चेंज से नहीं, कानून से। दी एग्जाइल, वॉकिंग ऑन ब्रिटिश सॉइल। जब फ्रेडरिक ब्रिटेन लिवरपूल पहुंचे तो उन्हें कल्चर शॉक लगा। अमेरिका में अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाते तो उन्हें धक्का मारकर निकाल दिया जाता, अगर वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठते तो कंडक्टर उन्हें मारता। लेकिन ब्रिटेन में क्या, वहां स्लेवरी 1833 में खत्म हो चुकी थी। फ्रेडरिक होटल गए, उन्हें कमरा मिल गया। वो रेस्टोरेंट गए, वेटर ने इज्जत से खाना परोसा। वो बस में चढ़े, कोई गोरा आदमी उठकर दूसरी सीट पर नहीं गया। फ्रेडरिक लिखते हैं, आई ब्रीद एंड लो द चैटल बिकम्स अ मैन। आई गेज अराउंड इन वेन फॉर वन हु विल क्वेश्चन माई इक्वल ह्यूमैनिटी, क्लेम मी एज ए स्लेव और ऑफर मी एन इंसल्ट। मैं सांस लेता हूं और देखो एक माल इंसान बन गया। मैं ढूंढता हूं कि कोई मुझे इंसल्ट करे, लेकिन कोई नहीं करता। 2 साल तक फ्रेडरिक ब्रिटेन और आयरलैंड में घूमे। उन्होंने वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस डैनियल ओकॉनल से बात की। वहां वो ब्लैक फ्यूजिटिव नहीं थे, वो अमेरिकन सेलिब्रिटी थे। उनके ब्रिटिश दोस्तों ने कहा, तुम वापस क्यों जाना चाहते हो, यहीं रहो, यहाँ तुम सेफ हो। लेकिन फ्रेडरिक का जवाब वही था जो गांधी जी का साउथ अफ्रीका में था, मैं यहाँ आजाद हूँ, लेकिन मेरे 3 लाख भाई बहन वहां नरक में हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। द पर्चेस, बाइंग हिमसेल्फ। फ्रेडरिक वापस जाना चाहते थे, लेकिन ह्यू ऑल्ट का खतरा अभी भी था। तो उनके ब्रिटिश दोस्तों एलन रिचर्डसन और हेनरी रिचर्डसन ने एक अजीब ऑफर दिया। उन्होंने कहा, तुम हमें खरीद लेंगे। उन्होंने चंदा फंड रेजिंग इकट्ठा किया, 150 स्टर्लिंग डॉलर, 711 यूएस डॉलर्स। उन्होंने ये पैसा ह्यू ऑल्ट को भेजा। ह्यू ऑल्ट ने ये पैसे ले लिए और मैनिमेशन पेपर्स, आज़ादी के कागज साइन कर दिए। दिसंबर 5, 1846। फ्रेडरिक डगलस अब कानूनी तौर पर फ्री थे, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। कुछ अबॉलिशनिस्ट ने कहा, तुमने स्लेवरी सिस्टम को पैसा क्यों दिया, ये गलत है। फ्रेडरिक ने कहा, मैंने पैसा स्लेवरी को सपोर्ट करने के लिए नहीं दिया, मैंने पैसा उस गन को खरीदने के लिए दिया जो मेरे सर पर तनी गई थी। अब वो अमेरिका वापस आ सकते थे बिना डर के। द नॉर्थ स्टार, द ब्रेकअप विद गैरिसन। 1847 में फ्रेडरिक वापस अमेरिका, रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क आए, लेकिन अब वो बदल चुके थे। पहले वो सिर्फ विलियम लॉयड गैरिसन, उनके मेंटर के चेले थे। गैरिसन का मानना था, नो पॉलिटिक्स, वोटिंग मत करो, गवर्नमेंट करप्ट है। बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान स्लेवरी को सपोर्ट करता है, इसलिए इसे जला दो। डिसयूनियन, नॉर्थ को साउथ से अलग हो जाना चाहिए, सिसेशन। फ्रेडरिक ने ब्रिटेन में देखा था कि लॉज यानी कानून पावर दे सकते हैं। उन्होंने सोचा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जला देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उसमें इक्वालिटी ढूंढकर स्लेवरी के खिलाफ यूज करेंगे। ये आइडियोलॉजिकल स्प्लिट था, बिल्कुल वैसा जैसे भगत सिंह और गांधी के बीच रास्ते का फर्क था। गैरिसन चाहते थे फ्रेडरिक सिर्फ कहानी सुनाए, नरेटर बने। फ्रेडरिक चाहते थे वो फिलॉसफी समझाएं, लीडर बने। फ्रेडरिक ने अपना खुद का न्यूज़पेपर शुरू किया, द नॉर्थ स्टार। गैरिसन नाराज हो गए, उन्होंने फ्रेडरिक को गद्दार कहा, लेकिन फ्रेडरिक रुकने वाले नहीं थे। उनकी न्यूज़पेपर का मोटो था, राइट इज ऑफ नो सेक्स, ट्रूथ इज ऑफ नो कलर, गॉड इज द फादर ऑफ अस ऑल एंड वी आर ऑल ब्रेदरिन। यानी सही का कोई जेंडर नहीं होता, सच का कोई रंग नहीं होता। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में सिर्फ स्लेवरी की बात नहीं की, उन्होंने विमेंस राइट्स की भी बात की। 1848 में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में फ्रेडरिक इकलौते मर्द थे जिन्होंने विमेंस वोटिंग राइट्स के लिए वोट किया था। द थंडरबोल्ट, व्हाट टू द स्लेव इज द 4th of जुलाई। जुलाई 5, 1952, रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क। लेडीज एंटी स्लेवरी सोसाइटी ने फ्रेडरिक को स्पीच देने बुलाया। मौका था 4th of जुलाई, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। 700 लोग हॉल में बैठे थे। उन्हें लगा फ्रेडरिक अमेरिका की तारीफ करेंगे, लैंड ऑफ द फ्री बोलेंगे। लेकिन फ्रेडरिक ने जो कहा वो हिस्ट्री की सबसे खतरनाक और पावरफुल स्पीच बन गई। इसे व्हाट टू द स्लेव इज द 4th of जुलाई कहा जाता है। फ्रेडरिक स्टेज पर खड़े हुए, उनकी आवाज़ भारी थी। उन्होंने कहा, पार्डन मी, व्हाई हैव यू कॉल्ड मी हियर। माफ़ कीजिए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। आर यू मेंट टू मॉक मी, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं मातम मना रहा हूँ, आपकी आज़ादी मेरी नहीं है। उन्होंने कहा, What to the American slave is your 4th of July? I answer, a day that reveals to him more than all other days in the year the gross injustice and cruelty to which he is the constant victim. यानी एक गुलाम के लिए 4th of July क्या है? एक ऐसा दिन जो उसे याद दिलाता है कि वो कितना बड़ा शिकार है।
उन्होंने कहा, टू हिम योर सेलिब्रेशन इज अ शैम, योर बोस्टेड लिबर्टी एंड अनहोली लाइसेंस, योर नेशनल ग्रेटनेस स्वेलिंग वैनिटी। यानी तुम्हारा जश्न धोखा है, तुम्हारी आज़ादी झूठ है। उन्होंने अमेरिका के हिपोक्रेसी यानी दोगलेपन को नंगा कर दिया। उन्होंने कहा, तुम कहते हो ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल और फिर तुम इंसानों को बेचते हो। इस स्पीच ने वाइट लिबरल्स को हिला दिया। उन्हें शर्म आने लगी। फ्रेडरिक ने उन्हें बताया कि जब तक एक भी इंसान गुलाम है तब तक अमेरिका आज़ाद नहीं है। द मैन ऑफ ब्लड, जॉन ब्राउन। 1850s में अमेरिका टूटने की कगार पर था। स्लेवरी पर नॉर्थ और साउथ लड़ रहे थे। इस बीच फ्रेडरिक की मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो शब्दों से नहीं, खून यानी ब्लड से बात करता था। जॉन ब्राउन। जॉन ब्राउन एक वाइट आदमी था, लेकिन वो कट्टर यानी रैडिकल था। उसका मानना था स्लेवरी पाप है और पाप को सिर्फ खून से धोया जा सकता है। वो फ्रेडरिक को एक स्टोन क्वारी, पत्थर की खदान में चुपके से मिला। ब्राउन ने अपना प्लान बताया। मैं हार्पर्स फेरी गवर्नमेंट आर्सेनल पर हमला करूंगा, हथियार चुराऊंगा और स्लेव्स को दे दूंगा ताकि वो अपने मालिक को मार सकें। उसने फ्रेडरिक से कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हारी आवाज़ स्लेव्स को उठाएगी। फ्रेडरिक के सामने बड़ा सवाल था, वायलेंस या नॉन वायलेंस। फ्रेडरिक ने ब्राउन को समझाया, जॉन, ये सुसाइड मिशन है, तुम पकड़े जाओगे, आर्मी तुम्हें मार देगी, मैं नहीं आऊँगा। फ्रेडरिक ने मना कर दिया। जॉन ब्राउन ने हमला किया, वो पकड़े गए, उन्हें फांसी हुई, लेकिन उनकी मौत ने सिविल वॉर की चिंगारी लगा दी। पुलिस को जॉन ब्राउन के बैग में फ्रेडरिक का लेटर मिला। फ्रेडरिक पर ट्रीजन यानी देशद्रोह का वारंट निकल गया। उन्हें वापस भागना पड़ा, इस बार कनाडा, फिर इंग्लैंड, वापस एग्जाइल। लेकिन 1860 में अमेरिका में एक नया प्रेसिडेंट चुना गया, एक लंबा पतला आदमी जिसका नाम था एब्राहम लिंकन। फ्रेडरिक वापस आए, उन्हें लगा अब शायद उम्मीद है। द वॉर फॉर द सोल, सिविल वॉर एंड लिंकन। 1861 सिविल वॉर शुरू हुआ। नॉर्थ यानी यूनियन वर्सेस साउथ यानी कन्फेडरेसी। लिंकन ने कहा, मेरा मकसद स्लेवरी खत्म करना नहीं है, मेरा मकसद देश को बचाना यानी यूनियन सेव करना है। फ्रेडरिक गुस्से में थे। उन्होंने लिंकन को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा, यू कैनॉट सेव द यूनियन विदाउट किलिंग स्लेवरी, यानी तुम कैंसर को रखते हुए मरीज को नहीं बचा सकते। फ्रेडरिक ने लिंकन पर प्रेशर बनाया। इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, स्लेव्स को आज़ाद करो, ब्लैक सोल्जर्स, ब्लैक लोगों को आर्मी में भर्ती करो, लेट द ब्लैक मैन गेट एन ईगल ऑन हिज बटन एंड अ मस्केट ऑन हिज शोल्डर, यानी उन्हें वर्दी पहनने दो, उन्हें बंदूक उठाने दो। लिंकन डर रहे थे कि अगर ब्लैक्स को बंदूक दी तो वाइट सोल्जर्स नाराज हो जाएंगे, लेकिन फ्रेडरिक ने उन्हें कन्विंस किया। 54th मैसाचुसेट्स रेजिमेंट बनी, यानी पहली ब्लैक रेजिमेंट। फ्रेडरिक के अपने दो बेटे लुइस और चार्ल्स इसमें भर्ती हुए। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। द मीटिंग 1863। फ्रेडरिक व्हाइट हाउस गए लिंकन से मिलने। पहली बार एक ब्लैक आदमी प्रेसिडेंट से बराबरी यानी इक्वालिटी से मिल रहा था। लिंकन खड़े हुए, उन्होंने हाथ मिलाया और कहा, मिस्टर डगलस, आई नो यू। लिंकन ने फ्रेडरिक से सलाह मांगी। डगलस ने बाद में कहा, लिंकन वॉज द ओनली वाइट मैन आई एवर टॉक टू हु डिड नॉट मेक मी फील दैट आई वॉज अ नीग्रो। यानी लिंकन इकलौते सफ़ेद आदमी थे जिन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं काला हूं। लेकिन लिंकन का मर्डर हो गया 1865। स्लेवरी खत्म हो गई 13th अमेंडमेंट। लेकिन क्या ब्लैक लोग सच में आज़ाद हुए, या जिम क्रो लॉज ने उन्हें वापस गुलाम बना दिया? और फ्रेडरिक डगलस का आखिरी एक्ट क्या था? 1865 सिविल वॉर खत्म हुआ, 13th अमेंडमेंट पास हुई। अमेरिका के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियली कह दिया, स्लेवरी इज डेड। 40 लाख यानी 4 मिलियन गुलाम रातों रात आज़ाद हो गए। फ्रेडरिक डगलस के लिए ये सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने सोचा था कि अब ब्लैक लोग सिटीजन्स बनेंगे, वोट देंगे, स्कूल जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्लेवरी सिर्फ बेड़ियों में नहीं, वो दिमाग में होती है। साउथ के वाइट लोगों ने कहा, ठीक है तुम आज़ाद हो, लेकिन तुम हमारे बराबर नहीं हो। उन्होंने नए कानून बनाए, ब्लैक कोड्स और जिम क्रो लॉज। अगर ब्लैक आदमी वोट देने जाए तो उसे गोली मार दो, अगर वो वाइट औरत की तरफ देखे तो उसे लिंच कर दो, अगर वो ट्रेन में बैठे तो अलग डिब्बे में डाल दो। फ्रेडरिक डगलस, जो अब बूढ़े हो चुके थे, 50+ ईयर्स, उन्हें लगा कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो अब रेवोल्यूशनरी से स्टेट्समैन बन गए थे, लेकिन उनके अपने लोग उनसे नाराज होने लगे। उन्होंने एक वाइट औरत से शादी की, उन्होंने हैती में अमेरिका का साथ दिया। क्या फ्रेडरिक डगलस अंकल टॉम यानी गोरों का चमचा बन गए थे, या वो आखिरी सांस तक एजिटेटर यानी आंदोलनकारी थे? आइए डिकोड करते हैं द लायंस लास्ट रोर। द ब्रोकन प्रॉमिस, रिकंस्ट्रक्शन एंड द के।
1865 से 1877 के बीच के वक्त को रिकंस्ट्रक्शन एरा कहते हैं। ये अमेरिका का गोल्डन पीरियड हो सकता था। फ्रेडरिक डगलस ने कैंपेन किया, द नीग्रो नीड्स द बैलेट, यानी हमें वोट चाहिए। उनका लॉजिक सिंपल था, बिना वोट के आज़ादी बेकार है। अगर मेरे पास पावर नहीं है पुलिस को चुनने की, तो पुलिस मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगी। 1870 में 15th अमेंडमेंट पास हुई, ब्लैक मर्दों को वोट देने का हक मिला। डगलस खुश थे, लेकिन तभी एक नई फोर्स पैदा हुई, कू क्लक्स क्लैन यानी के। सफ़ेद चादर पहने हुए लोग रात को आते थे, वो ब्लैक स्कूल्स को जला देते थे, ब्लैक लीडर्स को मार देते थे। डगलस ने प्रेसिडेंट यूलिसीज ग्रांट से कहा, सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? सरकार ने कहा, हम थक चुके हैं, अब तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। 1877 में फेडरल आर्मी को साउथ से वापस बुला लिया गया। डगलस ने इसे द ग्रेट बिट्रेयल कहा। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल रही है। उन्होंने कहा, स्लेवरी हैज़ नॉट डाइड, इट हैज़ ओनली चेंज्ड इट्स फॉर्म, यानी गुलामी मरी नहीं है, उसने बस अपना रूप बदल लिया है। ये उनके लिए सबसे बड़ा दर्द था। द ट्रूथ अबाउट लिंकन 1876 ओरेशन। अप्रैल 14, 1876, वॉशिंगटन डीसी। इमांसिपेशन मेमोरियल का उद्घाटन हो रहा था। ये स्टैचू अब्राहम लिंकन की थी। इस स्टैचू में लिंकन खड़े हैं और उनके पैरों में एक ब्लैक गुलाम घुटनों पर बैठा है, यानी नीलिंग कर रहा है, जैसे वो भीख मांग रहा हो। डगलस को ये स्टैचू पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, गुलाम को घुटनों पर नहीं पैरों पर खड़ा दिखाना चाहिए था। प्रेसिडेंट यूलिसिस एस ग्रांट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहां बैठे थे। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डगलस लिंकन की तारीफ करेंगे, लेकिन डगलस ने स्टेज पर आकर सच बोला। उन्होंने कहा, अब्राहम लिंकन वॉज नॉट इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड आइदर आर मैन और आर मॉडल। In his interests, in his associations, in his habits of thought, and in his prejudices, he was a white man. लिंकन हमारा आदमी नहीं था, वो एक सफ़ेद आदमी था। उन्होंने कहा, he was preeminently the white man's president, entirely devoted to the welfare of white men. वो सिर्फ सफ़ेद लोगों का प्रेसिडेंट था। लेकिन फिर उन्होंने ऐड किया, but though he tarried long in the mountain, he did deliver us. भले ही उसने देर लगाई, लेकिन उसने हमें आज़ादी दी। ये स्पीच डगलस की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाती है। वो लिंकन की पूजा नहीं करते थे, वो उन्हें एक टूल मानते थे जिसका यूज करके उन्होंने आज़ादी ली। द स्कैंडल, हेलेन पिट्स। 1882, फ्रेडरिक की पत्नी अन्ना मरे की मौत हो गई। अन्ना वो औरत थी जिसने फ्रेडरिक को भागने में मदद की थी। वो अनपढ़ थी, लेकिन वो उनकी बैकबोन थी। डगलस अकेले पड़ गए, डिप्रेशन में चले गए, लेकिन 1884 में उन्होंने एक धमाका किया। उन्होंने हेलेन पिट्स से शादी कर ली। हेलेन पिट्स एक वाइट वुमन थी, वो फ्रेडरिक से 20 साल छोटी थी। पूरा अमेरिका हिल गया। वाइट लोग गुस्से में थे, एक काले आदमी ने सफ़ेद औरत को छूने की हिम्मत कैसे की। ब्लैक लोग गुस्से में थे, डगलस ने हमें धोखा दिया, उसे ब्लैक औरत नहीं मिली, वो अब गोरा बनना चाहता है। उनके अपने बच्चों ने उनसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन डगलस ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। उन्होंने एक लेजेंडरी लाइन कही, माई फर्स्ट वाइफ वॉज द कलर ऑफ माई मदर एंड माई सेकेंड वाइफ इज़ द कलर ऑफ माई फादर। मेरी पहली पत्नी मेरी माँ के रंग की थी और दूसरी पत्नी मेरे पिता के रंग की है। उन्होंने कहा, मैं रंग से शादी नहीं करता, मैं इंसान से शादी करता हूँ। उन्होंने साबित किया कि वो किसी के ओपिनियन के गुलाम नहीं हैं, चाहे वो उनके अपने लोग ही क्यों ना हों। द डिप्लोमैट, हैती एंड इंटेग्रिटी। 1889, प्रेसिडेंट बेंजामिन हैरिसन ने डगलस को हैती का मिनिस्टर यानी एम्बेसडर बनाया। हैती दुनिया का पहला ब्लैक रिपब्लिक था, स्लेव्स ने वहाँ रेवोल्यूशन किया था। डगलस के लिए हैती एक सपना था, लेकिन अमेरिकन बिजनेसमैन हैती पर कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे मोल सेंट निकोलस, एक पोर्ट जहां वो अपना नेवल बेस बना सकें। अमेरिका ने डगलस पर प्रेशर डाला, हैती के प्रेसिडेंट को डराओ और पोर्ट हमें दिलवाओ। डगलस के सामने चॉइस थी, देशभक्ति या सच्चाई। अगर वो अमेरिका का साथ देते तो वो हैती यानी ब्लैक लोगों को धोखा देते। डगलस ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा, आई कैनॉट रिप्रेजेंट अ कंट्री दैट वांट्स टू बुली अ स्मॉलर नेशन। मैं ऐसे देश का प्रतिनिधि नहीं बन सकता जो छोटे देश को डराता है। उन्होंने अपनी जॉब कुर्बान कर दी, लेकिन अपना ज़मीर यानी कॉन्शियंस नहीं बेचा। द लेसन ऑफ द आर, लिंचिंग। 1890s में साउथ में लिंचिंग बढ़ गई थी। ब्लैक मर्दों को पेड़ से लटका दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। आरोप हमेशा वही होता था, इसने वाइट औरत का रेप किया। डगलस अब 75 प्लस साल के थे, शरीर कमज़ोर था, हाथ कांपते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी जंग आइडा बी वेल्स के साथ लड़ी, एक यंग ब्लैक जर्नलिस्ट के साथ। उन्होंने पैम्पलेट लिखा, द लेसन ऑफ द आर। उन्होंने प्रूव किया कि रेप का आरोप झूठा है, ये सिर्फ ब्लैक बिजनेसमैन को डराने और उनकी प्रॉपर्टी छीनने का तरीका है। उन्होंने कहा, वेयर जस्टिस इज डिनाइड, वेयर पॉवर्टी इज इन्फोर्स्ड, वेयर इग्नोरेंस इज प्रिवेल्ड, नाइदर पर्सन्स नॉर प्रॉपर्टी विल बी सेफ। द लास्ट डे, एजिटेट एजिटेट एजिटेट। February 20, 1895, Washington, D.C.
सुबह के वक्त फ्रेडरिक डगलस नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन की मीटिंग में गए। वहां उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वो 77 साल के थे, लेकिन उनकी आवाज़ में अभी भी वही गरज थी। शाम को वो अपने घर सीडर हिल वापस आए। वो अपनी पत्नी हेलन को बता रहे थे कि मीटिंग कैसी रही। वो एक्शन करके दिखा रहे थे, हंस रहे थे। अचानक वो घुटनों पर गिर पड़े। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। द लायन हैड फॉलन, हार्ट अटैक। फ्रेडरिक डगलस की मौत वैसे ही हुई जैसे वो जिए थे, एक्शन में, बिना बीमार पड़े, बिना किसी पर बोझ बने। उनकी मौत के बाद एक यंग स्टूडेंट ने उनसे पूछा था, मिस्टर डगलस, हम यंग लोगों को क्या करना चाहिए? डगलस का जवाब उनका आखिरी मैसेज बन गया, एजिटेट एजिटेट एजिटेट, यानी आंदोलन करो, आवाज उठाओ, हिला दो। डिकोडिंग द डगलस माइंडसेट। फ्रेडरिक डगलस की लाइफ से हम आज के इंडियन यूथ क्या सीख सकते हैं? एजुकेशन इज रेबेलियन, पढ़ाई ही बगावत है। डगलस ने समझा कि गुलामी शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। जिस दिन उन्होंने पढ़ना सीखा, उस दिन वो आज़ाद हो गए। लेसन, अगर तुम्हारे हालात खराब हैं तो किताब उठाओ। नॉलेज वो हथियार है जो कोई छीन नहीं सकता। पावर कंसीड्स नथिंग विदाउट अ डिमांड, ये उनका सबसे फेमस कोट है। सत्ता कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं देती, उसे मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है। लेसन, वेट मत करो कि कोई तुम्हें हक देगा, अपने हक के लिए लड़ो। यूज योर वॉइस। डगलस के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, उनके पास सिर्फ आवाज थी। उन्होंने बोल बोल कर, लिख लिख कर अमेरिका का कानून बदल दिया। लेसन, ब्लॉगिंग करो, वीडियो बनाओ, स्पीच दो, तुम्हारी आवाज में ताकत है। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। डगलस ने गैरिसन को छोड़ा, लिंकन को क्रिटिसाइज किया, वाइट औरत से शादी की। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, ना कि वो जो पॉपुलर था। लेसन, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना रास्ता खुद चुनो। फ्रेडरिक डगलस पैदा हुए थे प्रॉपर्टी बनकर, लेकिन मरे स्टेट्समैन बनकर। उन्होंने अपनी बॉडी चुराई, अपना दिमाग चुराया, और फिर पूरी दुनिया को सिखाया कि इंसान होने का मतलब क्या होता है। वो कहते थे, इट इज़ ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ब्रोकन मैन, यानी टूटे हुए मर्दों को ठीक करने से आसान है कि हम मजबूत बच्चे पैदा करें। जय हिंद।